और चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा मारा गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये बड़ी मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ और हिड़मा के मारे जाने की खबर है और उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन ये बड़ी खबर, हिड़मा की पत्नी भी मुठभेड़ में ढेर। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़, 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा मारा गया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर जिले के केरापुर थाना क्षेत्र में सुबह से ही फायरिंग, आपको बता दें कोंटा एरिया कमेटी में भी फायरिंग की खबर है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर नक्सल मोर्चे से एक के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए और नक्सली जो है बैकफुट पर अब नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा झटका नक्सलवाद को कहा जा सकता है। हिड़मा की पत्नी भी मुठभेड़ में ढेर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो हिड़मा के साथ उसकी पत्नी भी मारी गई। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह बड़ी मुठभेड़, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पत्नी के मारे जाने की खबर, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की एक्सक्लूसिव INH पर आप देख रहे हैं। हिड़मा और उसकी पत्नी दोनों ही इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। तो कुख्यात नक्सली कमांडर हिड़मा हुआ ढेर, ये बड़ी खबर, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी भी मारी गई है, तस्वीर सामने आ गई है INH पर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुख्यात नक्सली कमांडर हिड़मा ढेर हुआ है। बड़ा झटका नक्सलवाद को और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यहां पर लगी है। चलिए अब आपको ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं जगदलपुर। जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, एक तरह से देखा जाए तो हिड़मा का मरना नक्सलवाद को एक बड़ा झटका है, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यहां पर मिली है। जी निश्चित रूप से देखिए, कुख्यात नक्सली कमांडर जो हिड़मा का आज ढेर होना, यानी ये हम कह सकते हैं कि बस्तर में अब तक के जो नक्सलियों के नाम से जो काला अध्याय था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े जो नक्सली लीडर है उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है, साथ ही बड़े बड़े जो नक्सली कमांडर है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। शेष बचे कुछ जो 2 नक्सली का नाम सामने आ रहा था वो हिड़मा और देवा, जिसमें से आज की जो खबर आ रही है जिसपे हिड़मा और उनकी जो पत्नी है वो कहीं ने ढेर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बस्तर के लिए और सुरक्षा बल के लिए सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात कहा जाए, क्योंकि जिस आतंक की दहशत में बस्तर अब तक के झेल रहा था, वो जो नक्सली को जो दहशत का जो काला अध्याय है वो कहीं ना कहीं आज समाप्त हो चुका है। तो अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, क्योंकि जो सवेरे जिस तरह से खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में जो अल्लूरिया राजाराम सीता राजाराम की जो जंगल में जो मुठभेड़ हुआ है उसमें 6 नक्सली मारे गए हैं और इसमें से करीबन SCCM और DVCM के साथ 8 जैसे जो बड़े बड़े जो कमांडर है वो ढेर हुआ है। साथ ही जो कुख्यात नक्सली है, जो मास्टरमाइंड कहा जाए, बड़े बड़े जो बस्तर में जो नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ हुआ जिसमें हमारे जीवानंद बने रहेगा हमारे साथ। नेशनल ब्यूरो हेड शैलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शैलेश जी, बड़े हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा है हिड़मा, बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। कई समय से आप देख रहे हैं और इसे लगातार आप कवर भी करते आए हैं, कितनी बड़ी सफलता इसे मानकर देखा जा रहा है। हम ये मानकर चले कि नक्सल का एक जो काला अध्याय है वो अब पूरी तरह से खात्मे की ओर। हिड़मा के बारे में सबसे पहली बात जान लेना जरूरी है कि हिड़मा कौन था। माड़वी हिड़मा वो लड़का था पुअर्ती गांव का जो 12 साल की उम्र में जिसने जो है वो नक्सल जोन ज्वाइन किया था। पहले ये PLJ में रहा, उसके बाद CCM तक पहुंचा, उसके बाद अभी ये जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में था जब से बसवराजू मारा गया था। तो सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, एक नक्सल जो रेड कॉरिडोर होता है जो पूरे भारत के नक्शे में खींचा गया है, उस रेड कॉरिडोर को अगर कोई जो है मेंटेन करता था, कोई चलाता था, तो वो है फिलहाल माड़वी हिड़मा। माड़वी हिड़मा के अलावा 7 ऐसे जो है CCM मेंबर थे जो पोलित ब्यूरो तक भी गए थे, जिनमें सुरेश था, देवा था, रंगा राजू था, इसके अलावा माडमपल्ली था, इसके अलावा साथ ही मधुर संगीता थी। ये 7 ऐसे लोग थे जिनके हाथों में पूरे नक्सल कॉरिडोर की कमान थी। उस नक्सल कॉरिडोर की जो नक्सलवाड़ी कलकत्ता से लेकर आंध्रा तक जाती थी, उसके बीच में अगर सबसे बड़ा बात देखें हम, ऑपरेशन सेंटर क्या था? अबूझमाड़। ऑपरेशन सेंटर इसलिए था क्योंकि 6 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है और उन 6 राज्यों की सीमा से नक्सलियों को जो है मूवमेंट करने में बड़ी आसानी होती थी। तो सबसे
बड़ी बात, हिड़मा अगर मारा जाता है तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि नक्सल संगठन की ये ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि इसके पहले सुरेश, रंगाराजू, बसवराजू, इसके अलावा भास्कर पल्ली, ये तमाम लोग मारे जा चुके हैं। अब केवल देवा एक बचा हुआ है, तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक तेलंगाना जो कमेटी है वो पूरी तरह से भंग हो चुकी है। अभी ये केवल दंडकरण जोनल कमेटी वो काम कर रही थी। अब दंडकरण जोनल कमेटी का हेड था कौन? हिड़मा। ये तमाम लोग अगर देखें हम, सभी के सभी हिड़मा के अनुदेश का ही पालन करते थे। अगर हिड़मा मारा गया है तो ये सुरक्षा बलों के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए सबसे बड़ी खबर हो सकती है आज की अगर तारीख में, कि नक्सल कॉरिडोर खत्म होने की कगार पे आ गया है अगर माड़वी हिड़मा मारा गया है। बिल्कुल। और देखिए शैलेश जी, इसे इस लिहाज से भी देखा जा सकता है क्योंकि हिड़मा कोई छोटा मोटा नाम नहीं रहा है। कई बड़े जो हमले हुए उसका ये मास्टरमाइंड कहा जाता है। आपको भी याद होगा झीरम घाटी में भी हिड़मा का नाम सामने आया था, दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ उसमें भी इसका नाम सामने आया था। तो उस लिहाज से भी इसे हम देख सकते हैं। नाम जब देखें तो 129 हत्याओं का जो है वो मामला दर्ज है। हाँ। उसमें झीरम भी शामिल है। इसके अलावा साजिश जो है अलग अलग जगह, चाहे वो चेरपल्ली की बात कर ले, हम चिंतलनार की बात कर ले, इसके अलावा जो है वो रेगमपल्ली की बात कर ले, तमाम तरह से जो पूरे कॉरिडोर है, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और इसके अलावा महाराष्ट्र, ये पूरे बॉर्डर को हिड़मा के जो है वो सेक्टर में बांधा गया था। हिड़मा ही इसे संचालित करता है। तो इन तमाम हत्याओं का जो साजिश जो करता था वो हिड़मा था। प्लानिंग पूरी हिड़मा के होती थी। उसके बाद इसे जो है वो पीएलजी है, जो पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी है, वो इसे अंजाम देते थे, जो लड़ाके होते थे। लेकिन अगर हम बात करें थिंक टैंक की बात करें, थिंक टैंक में ये 7-8 लोग थे जो पूरी प्लानिंग बनाते थे। इसमें सुरेश, देवा, गीतम, रंगाराजू, बसवराजू, माड़वीपल्ली और हिड़मा, ये तमाम लोग जो हैं वो थिंक टैंक कहलाते हैं उस पुलिस ब्यूरो के। यही तमाम प्लानिंग करते थे। लेकिन लड़ाके आगे जाके लड़ते थे। पीएलजी के जो छोटे छोटे जो बस्तर के लड़के हैं उन्हें आगे किया जाता था। लेकिन जब से डीआरजी आई है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के गाँव के, उन्हीं के बगल से जो है वो लड़के जो है डीआरजी में भर्ती हुए हैं, इसलिए इन्हें चप्पा चप्पा मालूम था, पूरी रणनीति मालूम थी नक्सलियों की। और यही वजह है कि बसवराजू ने अपनी डायरी में भी लिखा था कि डीआरजी आ गई है, इसलिए सबको सरेंडर करना चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे। तो एक तरह से समझिए कि हिड़मा जो है वो महासचिव इसलिए बनाया गया था। सबसे ज़्यादा जो अगर प्रमोशन किसी को अगर मिला है नक्सल जोन में तो वो है हिड़मा। इसे जो है एक छोटे से पीएलजीओ के लड़ाके से लेकर महासचिव तक का जो है वो पद दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, सीसीएम मेंबर अगर हम देखें, सीसीएम मेंबरों में 7 जो लोग थे उनमें से अकेले महासचिव के लिए हिड़मा का चयन किया गया था। तो आप समझ सकते हैं हिड़मा कितना खूंखार था और प्लानिंग में कितना तेज था। बिल्कुल। शैलेश जी बने रहेगा हमारे साथ। जीवानंद भी लगातार जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते। जीवानंद, पुष्टि कब तक हो जाएगी, क्योंकि तस्वीरें सामने आई है जो नक्सली मारे गए हैं? जी देखिए, अभी जिस तरह से हमारे पास सूत्रों के हवाले जो खबर है, ये अब जो गिरे हाउस के जो सुरक्षा के जवान है वो कैंप किया और लौट रहा है। साथ ही थोड़ी देर बाद जो आंध्र प्रदेश के जो पुलिस सुरक्षा बल है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। उसके बाद शायद ये आधिकारिक पुष्टि हो सकता है। लेकिन INS 24/7 की टीम इस समय बस्तर संभाग मुख्यालय IG कार्यालय में मौजूद है। यहाँ हम उनकी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल उनका जो मोबाइल है वो बंद बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे औपचारिक वहाँ घोषणा हो जाएगी, जो ढेर की जो सूचना है वो पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद शायद बस्तर IG प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। इस समय हम उन्हीं के कार्यालय में मौजूद हूं, लेकिन अब तक आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी सुरक्षा महकमा में एक खुशी का लहर कहा जाए, क्योंकि अब तक के जो हमारे जो जवान है जो नक्सली मुठभेड़ में शहादत हुआ है, आपने जान दिया था, कहीं ना कहीं उनकी जो आज आत्मा है कहीं ना कहीं ऊपर से देख भी रहा होगा कि आज जो बस्तर के जो शांति के लिए जो लड़ाई लड़ी थी आप कहीं ना कहीं पूरा होते जा रहा है। वही अगर गृह मंत्री की बात कीजिए, उन्होंने जो संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक का जो नक्सली का जो अंत होना है और नक्सली बस्तर को संपूर्ण भारत से नक्सल मुक्त करने की जो उन्होंने संकल्प लिया था, वो कहीं ना कहीं ये उनसे समय से पहले ये घोषणा हो जाएगी, ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन आज का जो घटना है, आज का जो खबर है, वो सबसे बड़ी खबर माना जाए, क्योंकि हिड़मा एक कुख्यात नक्सली है जिन्हें आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड्स के जो जवान है उन्हें ढेर कर दिया। जी बिल्कुल। शैलेश जी भी लगातार बने, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शैलेश जी, आपने भी देखा होगा पिछले दिनों नक्सली जो है बड़ी संख्या में सरेंडर करते हुए नजर आए। इस बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। अमूमन नक्सली आते थे, सरेंडर करते थे, लेकिन इस बार हथियारों के साथ उन्होंने सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आक्रामकता जो देखने को मिली। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था अगर वो सरेंडर करते हैं तो ठीक है, वरना उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और वाकई इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है लगातार।
देखिए, सरेंडर की बात करें तो जब से ये अभियान चालू हुआ है तब से अभी तक जो है 1900 के आसपास लोगों ने सरेंडर किया है। हाँ। जिसमें 287 बड़े हथियार, उसमें से 127 जो है केवल AK-47 है, जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है नक्सलियों के लिए। रॉकेट लॉन्चर है, इंसास है, ये तमाम जो है बड़े हथियार सरेंडर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम इनके गाँव गए थे पुअर्ती में, तो वहाँ पर इनके 2 भाई थे, इनका पूरा परिवार है। हिड़मा का देखें तो चाचा करीबन 40 लोगों की जो बस्ती है, उनमें से 70% जो है वो हिड़मा से कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में जुटे हुए हैं। तो वहां पर जब हम गए तो इसका एक भाई है एरम, उसने भी साफ तौर पर जो है वो आईने से कैमरे के सामने अपने भाई से ये अपील की थी कि आप जो है मुख्य धारा में लौट आएं। जिस तरह से तमाम लोग वहां पर नक्सल के खिलाफ हो रहे हैं, इवन बस्तर के लोग जो अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे पडमपल्ली की बात कर ले, चेरपल्ली की बात कर ले, पदुमपरा की बात कर ले, जो तमाम जो घोर नक्सली माने जाते थे, माड़ की बात कर ले, धनौरी की बात कर ले, उन तमाम लोगों ने पदयात्रा निकाल कर जो है अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से जो नक्सल धारा से जुड़े हुए हैं, उनसे जो है समर्पण की अपील की थी। और उसके बाद अभियान का असर इतना हुआ था, जब से बड़े नेता मारे गए हैं, साफ तौर पर अब जैसे कि मैंने कहा कि डायरी में लिखा हुआ था बसव राजू के कि अब जो है DRG आ गई है, अपनी जान बचाओ और समर्पण कर दो। ये सबसे बड़ा संदेश था। उसके बाद भी लेकिन हिड़मा और उसके जो तमाम जो साथी हैं, जो उसके साथ में जुड़े हुए थे, करीबन 150 के आसपास जो लोग थे, उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया था। और तेलंगाना कमेटी ने भी इनका समर्थन किया था। लेकिन बाद में तेलंगाना कमेटी ने खुद वार्ता की जो है वो अपील की थी, जिसके बाद ये बात आगे चल ही रही थी। इस बीच में हिड़मा का एक संदेश और आया था कि हम समर्पण नहीं करेंगे। और यही वजह है कि लगातार फोर्स को उसकी तलाश थी। आखिरकार फोर्स को वो हाथ लगा है। ग्रेहाउंड की जो बात कर रहे हैं, ग्रेहाउंड आंध्र प्रदेश की सबसे जो है वो खतरनाक लड़ाके जो है आर्मी मानी जाती है, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है। हाँ। और यही वजह है कि ग्रेहाउंड लगातार उन इलाकों को, चाहे खम्मम का इलाका ले ले, पोड़पल्ली का इलाका ले ले, जहां पे इसके छिपे होने की आशंका थी, लगातार उन क्षेत्रों में सर्चिंग की जा रही थी। और आखिरकार उन्हें हिड़मा अगर मिला, अगर ये खबर पुष्ट होती तो ये मान लिया जाए कि अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, वह कुछ सांसें बाकी है। वाकई आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो भी लगातार हम दिखा भी रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो खूंखार नक्सली हिड़मा ढेर, सूत्रों के हवाले से खबर, और हिड़मा की पत्नी भी इसमें ढेर, और डिप्टी CM ने हिड़मा के मां से मुलाकात की थी। ये 3 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। INH पर एक्सक्लूसिव आप ये देख सकते हैं। तो अंत की ओर ये लाल आतंक, जैसा कि शैलेश जी भी कह रहे हैं कि अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, तो वाकई एक ये बड़ी खबर है, एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। आप ग्रेहाउंड फोर्स का जिक्र कर रहे हैं शैलेश जी, लेकिन देखिए हिड़मा के बारे में यह भी कहा जाता है कि हिड़मा ने बहुत कम उम्र में नक्सलवाद ज्वाइन किया। जब वो आया, कई बड़े हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, सुजाता एक नक्सली जिसने हिड़मा को ट्रेनिंग दी थी। तो यानी कि शुरुआत से ही हिड़मा उस मास्टरमाइंड का हिस्सा रहा है। कई बड़े हमलों को इसने अंजाम दिया, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में हिड़मा का मारा जाना बहुत जरूरी था। तो ये बड़ी सफलता है। मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय की हिड़मा की ट्रेनिंग जो है वो जापान तक में हुई है। आपको बता दूं मैं, जापान और चाइना तक में इसे ट्रेनिंग दी गई। जब हम इसके गांव पहुंचे तो वहां पता चला कि ये इसके जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना ज़्यादा था। 12 साल की उम्र में ही जब ये उनसे जुड़ा तो ये टॉप लीडर्स के तुरंत निगाह में आ गया और इसे तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई, गुरिल्ला आर्मी की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद इसे जापान और चाइना भेजा गया, वहाँ पे तमाम आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, तमाम जो प्लानिंग होती है किसी भी हमले की उसकी ट्रेनिंग दी गई। और सुजाता जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा गुरसाव सेंडी एक नाम जाना हुआ नाम है। गुरसाव सेंडी बहुत सालों तक प्रवक्ता रहा है जो है नक्सल फ्रंट का। उसकी पत्नी सुजाता है, जिसके जो है एक बहन को यहाँ पर रायपुर में महाराष्ट्र मंडल में 2016 में गिरफ्तार किया गया था। तो ये वहाँ पर भी गिरफ्तारी इसकी हुई थी, लेकिन वहाँ पर ये भाग निकलने में सफल हो गई थी। महाराष्ट्र मंडल के कॉलोनी में छुप कर रह रही थी, जहाँ पर नक्सली अपने तमाम जो फैक्ट्स है, इसके अलावा जो तमाम प्रेस वार्ता के लिए जो वहाँ पे प्रेस नोट के लिए जो तैयार किए जाते हैं, वो तमाम जो वहाँ पर मशीनरी रखी हुई थी, वहाँ से सुजाता भागने में कामयाब हो गई थी। और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में 3 लोगों को जो है विदेश भेजा गया था। उसमें जो है सुरेश था, बसव राजू था और उसकी में माड़वी हिड़मा था। तो इन तीनों लोगों की जो ट्रेनिंग थी वो किसी भी हद तक यहाँ पर जो फोर्स है उनसे ज़्यादा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, 3 जगह से यहाँ पर ऐसे फोर्स तैयार किए थे। छत्तीसगढ़ में कोबरा बटालियन, महाराष्ट्र में सी फोर्स और इसके अलावा आंध्रा में ग्रेहाउंड। ये तीनों फोर्स को यूनिफाइड कमांड में एक ही हिदायत दी गई थी कि इनका काम केवल नक्सलवाद के खात्मे का है। अदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें ये कभी शामिल नहीं होते थे। और यही वजह है कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो
माड़वी हिड़मा की ट्रेनिंग के ऊपर भारी पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरह से यूनिफाइड कमांड में एक फैसला लिया गया था 2 महीने पहले कि 7 राज्यों की जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उन सभी राज्यों की फोर्स एक साथ काम करेगी, कम्युनिकेशन बना के काम करेगी, कम्युनिटी के तहत काम करेगी, और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी सफलता फोर्स के हाथ लगी है। जी बिल्कुल। शैलेश बने रहेगा हमारे साथ। जीवानंद जुड़ गए हैं। जीवानंद, आप उस इलाके में रहते हैं, आपने वहां की तस्वीरें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से देखी है। किस तरह का खौफ था हिड़मा का? जी निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार के बीते 4 दशक से बस्तर नक्सली दंश से झेल रहा है। अगर नक्सलियों की बात की जाए तो नक्सली जो 4 दशक यानी 1980 से जैसे ही अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, सबसे बड़ा जो इनकाउंटर हुआ था हुआ है कांकेर जिले में, जहां पे जो नक्सली है उन्हें मारा गया था। तो सबसे पहले इनकाउंटर वहां हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे जो नक्सलियों का जो आतंक है वो धीरे धीरे फैलते जा रहा था। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इतनी लंबी समय तक के नक्सली बस्तर में आखिर कैसे टिके। ये कारण ही है क्योंकि देखिए यहाँ का बस्तर का अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, उस समय 80 के दशक से लेकर अब तक के करीबन 3 दशक पहले अब तक के बस्तर में किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ था। किसी सड़क, बिजली, पानी, किसी का कोई व्यवस्था नहीं था। और यही कारण है कि जो नक्सली है वो वहाँ के स्थानीय लोग का हितैषी बन बैठे हैं और वहाँ जनता सरकार चलाना शुरू कर दिया। और जैसे वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद मिलना शुरू हुआ और उनका जो सहयोग मिलना शुरू किया, तो जैसे धीरे धीरे यहाँ के जो नक्सली है वो अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। और इसी के चलते आज जो नक्सली का जो गढ़ है वो बस्तर बन चुका था। लेकिन हालांकि अब धीरे धीरे नक्सली खात्मा किया और है। और आज जो घटना हुई है, हिड़मा की बात सामने आ रही है। हिड़मा जैसे बड़े बड़े जो लीडर है वो ढेर हो चुके हैं, कोई आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लेकिन बस्तर में जो लाल आतंक का जो अध्याय है कहीं न कहीं आज वो समाप्त होता दिख रहा है। क्योंकि अगर हिड़मा की बात की जाए, हिड़मा ये सबसे बड़ी बात है। देखिए जितनी भी नक्सली कमांडर यहाँ पे अब तक हमारे सामने आई है, और चाहे वो ढेर हुआ हो चाहे आत्मसमर्पण किया हो, लेकिन ट्राइबल का एक ही एक नेता है, एक ही एक कमांडर है कुख्यात नक्सली, वो है हिड़मा। क्योंकि आदिवासी समुदाय के भीतर अब तक इतनी बड़ी जो कमांडर है, इतनी बड़ी जो कुख्यात नक्सली अब तक उभर कर सामने नहीं आया। वो एकमात्र है हिड़मा, जिसकी नाम से ही लोग जानते थे। और उसकी दहशत इतनी थी कि उनके संगठन में भी उसका दबदबा चलता था। अगर उनकी रणनीति की बात की जाए, क्योंकि उनकी जो इतनी बड़ी रणनीति, अगर झीरम कांड की बात की जाए, बताया जा रहा है मास्टरमाइंड झीरम कांड में भी उनका हाथ रहा। और उसके अलावा अगर दूसरी तारमेटला की बात की जाए, बड़े बड़े जो नक्सली वारदात हुआ है इसमें जो हिड़मा है उनका नाम सामने आया है। और कहीं ना कहीं ये जो नक्सली हिड़मा है, इससे पहले जो शैलेश जी तो बताया, इन्होंने कई जगह पे ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है, कई जगह अपना प्रशिक्षण लिया है, और जिसका फायदा और उन्होंने बस्तर में अपना दिखाया है। और हमारे कई सारे जवान जो है ना उनकी चपेट में आकर, उनकी रणनीति में फंसकर अपने शहादत हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज वो काला अध्याय समाप्त किया और है। थोड़ी देर बाद आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिड़मा का मारा जाना बस्तर के लिए बहुत ही सुखद, और बस्तर जो नक्सल मुक्त होने की जो ऐलान गृह मंत्री जी किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होते नजर आ रहा है। अब थोड़ी देर इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक के जो ग्रेहाउंड के जो जवान है वो अपने कैंप तक नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 100 को लेकर भी हम दुर्गम रास्ते से वो अपने कैंप पहुंच रहे हैं। जैसे वहां पहुंचेंगे, वहां के जो पुलिस के आला अधिकारी है या वहां का जनप्रतिनिधि है, हो सके सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अगर बस्तर की बात कीजिए, बस्तर आईजी पी सुंदरराज अब तक के अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे। हो सके उन्होंने भी ये पैनी नजर बना के रखा है घटना पर। आखिर क्या हुआ, पूरी घटना की अगर जानकारी देना है तो उनको भी जानकारी लेना जरूरी है। यही वजह है कि अब तक के आईजी बस्तर अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे। हम उन्हीं की इंतजार में हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज जो बस्तर में जो लाल आतंक का जो काला अध्याय है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल, जीवानंद बने रहेगा। वाकई इंतजार किया जा रहा है, अधिकारी अपनी तरफ से इस पर बयान दें और स्पष्टता दें और पुष्टि करें। दूसरी तरफ डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस होनी है शैलेश जी, और आपको बता दें 3 दिन का ये राष्ट्र सुरक्षा पर चिंतन होना है। वीआईपी मूवमेंट छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री के आने की खबर है। उससे पहले इसे एक माइलस्टोन माना जाए, वाकई एक उपलब्धि जवानों की, और ये उदाहरण छत्तीसगढ़ पेश करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। जो हमने संकल्प लिया था, प्रशासन हो चाहे सरकार की तरफ से क्यों ना हो, चाहे सुरक्षा बलों की तरफ से क्यों ना हो, जो संकल्प लिया गया था उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं बेहद तेजी से।
जो है माइलस्टोन माना जाएगा। अमित शाह ने जिस तरह जो मियाद जो तय की थी मार्च 2026 की, उसी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और लगभग जो है उससे पहले ही शायद ये जो नक्सलवाद का जो दंश है वो खत्म जाए। पिछले 4.5 दशकों से अगर हम देखा जाए, जैसे कि जीवा बता रहे थे, पिछले 4.5 दशकों से जो घटनाएं हुई है, चाहे एर्राबोर में हम देख लें, जो है वो रानी बोदली देख लें जहाँ पे 76 जवानों को जिंदा जला दिया गया था, एर्राबोर में 53 जवानों को भून दिया गया था, इसके अलावा चिंतलनार देख लें, ताड़ मेटला देख लें, झीरम देख लें, तमाम जो हत्याएं हैं, और इसके अलावा भीमा मंडावी भाजपा के विधायक जो मारे गए थे, ऐसे तमाम जो हत्याएं हैं उनको अगर हम देखें, ये कह सकते हैं किसी तरह से बस्तर को जो खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो बाहर एक पहचान जो होती है पूरे देश में। अगर आप कहीं जाए छत्तीसगढ़ का नाम बताएं तो सबसे पहले नाम आता है बस्तर का। अच्छा, बस्तर है, वहां पर नक्सलवाद से पीड़ित, ये एक पहचान बन चुकी थी बस्तर की। वो पहचान जो है वो अब अच्छी बात है कि अब एक जो है पर्यटन स्थल के रूप में जो है विकसित हो पाएगा। और जिस तरह से लोग वहां पे तरसते हैं, आप बताएं मैं आपको कि ऐसे कई सड़कें हैं जो अभी तक जहाँ पे कहीं कैसे कई गांव हैं जहां पर आज तक पक्की सड़कें नहीं बनी, कभी बिजली की तारें नहीं मिच पाई, कभी हैंडपंप नहीं हो पाया। हम जब वहां पे पदमपारा तरफ गए थे तो 65 गांव ऐसे हमने वहां पे देखे थे जहां पर लोगों ने आज तक बिजली की तार नहीं देखी, हैंडपंप नहीं देखा, झीरिया का पानी पीकर आज भी वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 6 बार धनौरी रोड जो है 6 बार बनाने की कोशिश की गई, नारायणपुर की रोड 6 बार नक्सलियों ने उड़ा दी। इसके अलावा पंचायत पारा की हम देखें, वहां पर स्कूल तक भवन उड़ा दिए गए थे। तो ऐसे वहां पर जो है ये विकास कार्य रोके जा रहे थे पिछले 4.5 दशकों से। जब से ये नक्सलवाद शुरू हुआ था, लगातार हर साल हत्याओं का जो एवरेज है वो 2000 से 2500 तक का होता था। हर साल 2500 आम नागरिक और फोर्स के जो है लोग मारे जाते थे। इन तमाम चीजों से अगर मुक्ति मिलती है, और इसके अलावा जो आपने बात कही कि जो अमित शाह और बाकी जो लोग आ रहे हैं डीजी कॉन्फ्रेंस में, ये बातें सबसे बड़ी यहाँ पे जो है उपलब्धि के तौर पर गिनाई जाएगी कि जो छत्तीसगढ़ पूरे देश में नक्सलवाद हिंसा का पर्याय बना हुआ था, वो अब अपनी पहचान एक सुंदर शांत और बस्तर के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में जो है स्थापित होगा। और जो वहाँ पर विकास कार्य रुके हुए थे, आप समझ सकते हैं जब पिछली बार जब MOU हुए थे तो वहाँ पर टाटा ने, इसके अलावा जो है वो अंबानी की कंपनीज ने, अजय देवगन ने, वहाँ पे तमाम लोगों ने प्लांट के लिए MOU किया था। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे हिंसा हुई, इसके बाद सारे लोगों ने अपने प्लांट वहाँ पे विड्रॉ कर लिए। तो ये सबसे बड़े एक कारण हो सकता है वहाँ पे पिछड़ेपन का। अब जो तमाम जो कंपनीज हैं, चाहे आर्सेलर की बात कर ले, मित्तल की बात कर ले, वो वहाँ पे इच्छुक दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में उन्होंने CM जब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में गए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि हम बस्तर में जिस तरह से वहाँ पे मिनरल्स है, वहाँ पर बॉक्साइट है, वहाँ पे लिथियम है, वहाँ पे आयरन ओर है, हम वहाँ पर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि एक विकास की नई धारा वहाँ पर अब बहेगी। बिल्कुल। और आप कुछ दिन पहले एक नक्सली और देवा का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से बड़ी सफलता जवानों को मिल रही है, अब इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि उस पर भी बहुत जल्द शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जैसे मैंने आपको बताया कि महासचिव अभी जनरल सेक्रेटरी के रूप में जो है वो हिड़मा काम कर रहा था। टॉप लीडर्स में अगर हम देखें तो केवल हिड़मा इस समय जो है जीवित है, बाकी लोग या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। तो अब देवा के पास ताकत नहीं बची है। और नक्सलियों की अगर हम बात करें तो जो इनके अलग अलग 21 डिवीजन है, 21 डिवीजन में से 18 डिवीजन जो है उन्होंने सरेंडर के लिए सहमति दे दी है। केवल 3 डिवीजन ऐसे थे, तेलंगाना और ये हिड़मा के डिवीजन, इसके अलावा साइबेरिक डिवीजन, ये 3 डिवीजन ऐसे जो समर्पण के लिए तैयार नहीं थे। उसमें से एक डिवीजन का जो है देवा अभी हेड कर रहा है। तो ये अगर 18 डिवीजन वहां पे सरेंडर कर सकते हैं, हिड़मा मारा जाता है, तो इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बचती कि देवा किसी तरह का जो है वो वहां पर अपना आक्रामक रवैया दिखाएगा। उसके पास सरेंडर करने के अलावा अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बिल्कुल। जीवानंद हमारे साथ जुड़े हैं। जीवानंद, देखिए काफी समय से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। नक्सलवाद की जब भी हम बात करते हैं तो जब जब विकास को लेकर हाथ आगे बढ़ाया गया, नक्सली ऐसी एक्टिविटी करते थे कि विकास वहां पर हो नहीं रहा था। लेकिन अब तस्वीरें बदली है। आपने भी देखा होगा, जब सड़कें बनानी होती थी तो नक्सली कभी JCB को आग लगा देते थे, जो ठेकेदार वहां पर काम कर रहे थे उनकी हत्या कर देते थे। वही दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज जब बनने होते थे तो नक्सली वहां पर अड़ंगा डालते थे, गावड़िनों को इकट्ठा कर उन्हें डराते थे, धमकाते थे। लेकिन अब तस्वीरें काफी बदल गई हैं। जी, निश्चित रूप से देखिए आपने एक सही सवाल कहा कि क्योंकि देखिए बस्तर में जिस प्रकार नक्सली जो आतंक है, नक्सली को जो दहशत है, वो मेरा जीता जगता मेरे आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। क्योंकि मैं ही बस्तर का हूं और बस्तर में ही पला बड़ा हूं शुरू से लेकर, यानी 80 के दशक से लेकर अब तक के जो नक्सली का मंजर हमने देखा, शायद वो बाहर के लोग नहीं देख पाए। क्योंकि जब जब हम स्कूल भी जाते थे तो स्कूल में बम लगाए रहते थे और कहीं बम से के चपेट में हमारे कई जो छात्र है वो भी घायल हुए थे। क्योंकि
और नक्सली उस स्कूल में इसलिए बम लगाते थे क्योंकि जब पुलिस बल वहां गश्त में आते थे तो वो स्कूल में ठहरते थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें बम लगाया करते थे। और जिस सड़क से वो आते थे कहीं ना कहीं हमारे जो निर्दोष जो ग्रामीण है उसके चपेट में आके स्वयं वो शहीद हो जाते थे। तो इस प्रकार की नक्सली को जो खूनी मंजर है वो हमने देखा। और क्योंकि उस समय नक्सल बस्तर में इस प्रकार कोई विकास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हालात बदली और सरकार की जो अब इच्छा शक्ति कहा जाए, क्योंकि नक्सली की जो सरकार की इच्छा शक्ति के बगैर ये डेवलप होना मुमकिन नहीं था, लेकिन सरकार ने आप जिस तरह से बस्तर की ओर ध्यान दिया और बस्तर की और इच्छा शक्ति को बढ़ाती हुई जो नक्सली उन्मूलन के लिए जो बीड़ा उठा है उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में कभी सड़क नहीं होया करता था, जिस क्षेत्र में स्कूल नहीं होया करता था, उस क्षेत्र में सड़क भी पहुंची है, स्कूल पहुंचा है, दवाई की जो व्यवस्था है, अस्पतालें पहुंची है। तो कहीं ना कहीं बस्तर की बदलती तस्वीर है आज हमें वो 4 दशक बाद हमें देखने को मिला है। इस 4 दशक के भीतर कितनी निर्दोष ग्रामीण की हत्या नक्सली ने किया है, इस 4 दशक के भीतर कितनी जवानों को ने शहादत दिया है। क्योंकि सिर्फ ये बस्तर कब नक्सल मुक्त हो, लेकिन आज वो दिन आ गए हैं कि बस्तर के जो लोग हैं वो चैन के नींद सो रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति आज हमें देखने को मिल रहा है, इसका परिणाम है कि नक्सल मुक्त होता जा रहा है। और जहां कहीं नक्सलियों की अगर बात की जाए, नक्सल देखिए, नक्सल एक मानव विचारधारा रहा। क्योंकि जब वो नक्सल गांव में आते थे तो छोटे छोटे जो बच्चे थे उस बच्चे को सामने बिठाकर गाना बजाना करते हुए उन्हें सरकार के बारे में भड़काते थे। कहीं न कहीं उस गैंग में हम भी शामिल थे, क्योंकि उस समय हम भी छोटे थे। और जो संगम सदस्य का जो उन्होंने दलम गठन किया करते थे, आज उसके बुलाने पर अगर नहीं आते थे उनको दंड दिया जाता था। और यही वजह है कि जो बस्तर के जो छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्हें अपने माइंड वॉश करके अपने दलम में उन्होंने शामिल भी करते थे। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो शामिल नहीं हुए, लेकिन आज जैसी हिरमा जैसे लोग हैं उनकी बातों में आकर और एक बड़ा कमांडर बना और बस्तर के लिए एक काला अध्याय बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की जो मानसिकता है, नक्सलियों का विचारधारा है, वो दिनों दिन अब बस्तर के लोगों के दिलो दिमाग से निकलता जा रहा है। अब बस्तर के जो लोग हैं वो नक्सलियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो नई भर्ती होती थी वो जो नया जनरेशन है, क्योंकि कहा जाता है एक युग, आप समझ लीजिए कि 80 के दशक से लेकर अब तक एक होता है। जो बच्चा 80 में पैदा हुआ होगा, आज को उसको उम्र 40 साल हुआ होगा, तो उसने 40 साल के भीतर तमाम नक्सली का दहशत उसने देखा है। कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से वो अब जुड़ नहीं रहा है। यही वजह है, यही पतन का कारण है नक्सलियों का। क्योंकि एक दशक बाद जो नया जनरेशन अब सामने आया है, आप कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से वो हट रहा है। और नक्सलियों के जो संगठन है कहीं ना खात्मे किया हो रहा है। और इसी बीच अब सरकार ने अगर अपना इच्छा शक्ति प्रकट किया है कि बस्तर में नक्सली मुक्त करेंगे, नक्सली को बस्तर में जो पहले जो शांति का अमन शांति था उसको लौटाएंगे, वो कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहा है। और यही वजह है कि आज कई नक्सली मारे जाने के बाद आज जो हिड़मा का नाम सामने आया है, ये नहीं हम तो यहाँ खड़े मौजूद है, लेकिन अगर शहर की बात की जाए, शहर में चौक चौराहा में सभी की यही चर्चा है कि आज नक्सल मुक्त बस्तर होने जा रहा है। और एक बड़ा बदला भी है ये, वैसा इसलिए क्योंकि शैलेश जी लगातार बने हुए हैं। शैलेश जी, आपको भी याद होगा जब हमारे 76 जवान शहीद हुए थे, हिड़मा की उस वक्त उम्र ही क्या होगी, अभी अगर वो 40-42 साल का है तो ये 2010 या 11 का मामला है जहां तक मुझे याद है, जब 76 जवान शहीद हो गए थे। जब भी उस बात की चर्चा होती है, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका ये कहना होता है कि जब वो मंजर हमने देखा था, हमारी तो हिम्मत नहीं थी कि हम कैमरा निकाले, वो फुटेज बनाए। नक्सलियों का आतंक उस वक्त चरम पर हुआ करता था। तो वो बदला भी पूरा हुआ है। भले नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे, सरेंडर कर रहे, लेकिन 76 जवानों की शहादत को भी भूला नहीं जा सकता, जिसका मास्टरमाइंड ये हिड़मा ही था। देखिए, अगर मैं बस्तर की बात करूं या नक्सलवाद की बात करूं, तो जो वहां पर भर्तियां होती, मैं आपको बताऊं, बस्तर में ये होता है कि जब वहाँ पे बच्चा जो है 12 से 14 साल का होता है, उसी समय उसे जो है वो नक्सल संगठन में भर्ती कर दिया जाता है। जैसे कि जीवा बता रहे थे, संगम सदस्य या दलम में भर्ती कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय वो बड़ा अचेतन मन होता है, उसे ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, उसे मोल्ड करना बहुत आसान होता है। उसकी मनोवृत्ति को सरकार के खिलाफ, संप्रदायवाद के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, उसे जो है सामंतवाद के खिलाफ जो है उसे भड़काना
बनाना बहुत आसान होता है। वहाँ पे हर घर में ये जो है ऐलान किया जाता है कि हर घर से एक बच्चा चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी उम्र 12 से 15 साल के बीच में होती है, क्योंकि उसी समय ये समय होता है जब उनमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, उन्हें आसानी से जो है किसी भी धारा की तरफ मोड़ा जा सकता है। और यही वजह है कि बस्तर में पहले ये स्थिति थी कि जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो वहाँ पेरेंट्स ये कोशिश करते थे कि या तो उसे बाहर भेज दिया जाए या फिर जो है वो किसी अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि नक्सलियों की नज़र उस पर ना पड़े। क्योंकि जब भी नक्सलियों की अगर नज़र पड़ी तो वो गांव में एक फरमान जारी होता था कि जिसके घर से भी 12-14 साल का बच्चा है, हमें एक बच्चा चाहिए अपने संगठन के लिए, नहीं दे तो उस परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह होती थी वहां पर कि जिस तरह से लोगों में घुल मिल जाते थे, ये जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। हमारे पास कई ऐसे विजुअल्स हैं जब हम देखते थे कि उन्हीं के साथ वो बैठ के घोटुल मनाते थे, उन्हीं के साथ बैठकर त्यौहार मनाते थे, उनके साथ बैठकर पंडुम मनाते थे, तो उनके संस्कृति में रचे बसे होकर उनको अपनी तरफ जो है मोड़ा जाता था और ये बताया जाता था कि ये सरकार आपकी दुश्मन है, ये जितने उद्योगपति ये आपके दुश्मन हैं, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अफसर हैं, फोर्स हैं, ये सब आपके दुश्मन हैं, ये उनके दिमाग में भरा जाता था और इसी का गुस्सा वो निकालते थे जब ऐसी हत्या हुई। आपने जो रानी बोतली का जो 76 जवानों का जिक्र किया, उससे पहले 53 लोग जो है एर्राबोर में मारे गए थे। इसके अलावा 34 लोग जो है वो ताड़मेटला मारे गए थे, चिंतलनार में मारे गए थे। तो ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। आप देखिए जो है गरियाबंद में ही तीन लगातार घटनाओं में 12-24 लोग मारे गए थे। आप मदनवाड़ा की बात कर ले, एसपी वीके चौबे समेत 29 लोग मारे गए थे। तो ये लगातार इस तरह सामूहिक नरसंहार करते थे क्योंकि इन्हें उस समय तक फोर्स की वो जो एक्टिविटी थी वो केवल सड़कों के आसपास थी, समन्वय की कमी थी। एक जो बार बार ये बात आती थी कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो लोकल पुलिस है उनके बीच में समन्वय की बेहद कमी है और इसी का फायदा ये उठाते थे। दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति बस्तर की, वो आप देखिए इन्हें मूवमेंट करने में बड़ी आसानी होती थी। अगर छत्तीसगढ़ में उनको दबाव पड़ा तो वो आंध्रा की तरफ निकल गए, महाराष्ट्र की तरफ निकल गए, बिहार की तरफ निकल गए, उड़ीसा की तरफ निकल गए, वहां से दबाव पड़ा छत्तीसगढ़ में आकर शिफ्ट हो गए। इसलिए भी इनको ये मुफीद लगता था सारे ऑपरेशन चलाने का। वहां पर जो है बस्तर के अंदर अबूझ माड़ में इन्होंने बाकायदा हेलीपैड बनाए हुए हैं। वहाँ पर जब 100th कॉन्फ्रेंस होता था कम्युनिस्ट का तो वहाँ पे देश विदेश से लोग आते थे। वहाँ पर जो है वो जो तमाम जो एम्युनिशन इनके वहीं बनाए जाते थे, ऑपरेशन सेंटर वहाँ पर होता था। तो इस तरह की तमाम गतिविधियों को ये बस्तर से इसलिए संचालित करते थे क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट मिलता था, लोगों का भी सपोर्ट मिलता था। भोले भाले आदिवासी हैं, वो उनकी बातों में आ जाते थे। बिल्कुल शैलेश जी, इस पर हम आगे और बातचीत करेंगे। सर बने रहेगा हमारे साथ। आर के विज साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डीजी और नक्सल मामलों के जानकार। विज साहब, कैसा लग रहा है? वाकई ये बड़ी खबर है, हिडमा मारा गया है, खूंखार नक्सली, काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। निश्चित ही, क्योंकि वो मिलिट्री विंग का एक बड़ा लीडर था माओवादियों का और मुझे लगता है करीब 25 साल हो गए हैं उसको मिलिट्री में काम करते हुए। जैसे आपके संवाददाता बता रहे हैं, मुझे लगता है वो कंपनी नंबर 2 जब बनी थी उसमें प्लाटून कमांडर था, 3 बनी तो उसके बाद वो कमांडर बन गया, उसके बाद वो बटालियन का इंचार्ज हो गया। अभी बटालियन से अगर वो दूसरे को दिया है बारसीदेवा को, तो ये बटालियन और साउथ का ओवरऑल इंचार्ज था। तो मिलिट्री एक्शंस में तेज माना जाता था, शूटर माना जाता था, इनके जो साथी जो बताते हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का कम से कम ये सबसे बड़ा लीडर कहा जा सकता है। दंडकारण्य का जो आदिवासियों में से जो लीडर बना है उनमें से सबसे बड़ा लीडर कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है काफी बड़ी सफलता ये सुरक्षा बलों के लिए है और हालांकि लगातार नुकसान माओवादियों का हो रहा है, लेकिन जो बचे हुए कुछ माओवादियों थे उनमें से भी अगर ये हिडमा की डेथ हुई है इसमें, तो मुझे लगता है माओवादियों के लिए काफी बड़ा झटका है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता ये है आर के विज जी। और तस्वीरें भी देखिए INS-24/7 ने सबसे पहले उस हिडमा की दिखाई है जिसे ढेर कर लिया गया है और नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान भी ये है। आर के विज साहब, क्या ये माना जाए कि जो 2026 का टारगेट रखा गया था उसको बहुत जल्दी अचीव कर लिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा नक्सली मारा गया, ढेर किया गया है? देखिए ये सारी जो सफलताएं हैं ये तो बसवा राजू के मारने के बाद से शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी सफलता थी बसवा राजू और उसकी पूरी कंपनी का मारा जाना। उसके बाद इनकी टॉप लीडरशिप के अंदर स्प्लिट हुआ, विभाजन हो गया लगभग। उसके बाद जो वेणुगोपाल है उसका सरेंडर होना, रुपेश का सरेंडर होना, वहां जाकर चंद्रन्ना का, यहाँ से यहाँ एक साउथ में विकास नाम का था, रघु नाम का नक्सली था, या चंदू नाम का था। ऐसे बहुत सारे नक्सली हैं, स्टेट काडर के हैं, सेंट्रल काडर के हैं, सुजाता है जिन्होंने सरेंडर किया है।
यहाँ का राजू दादा जो सचिव हुआ करता था, यहाँ जो कोसाव पहले सचिव रह चुका है, इन सब का मारा जाना, तो ये लगातार मुझे लगता है हमारे यहाँ गरियाबंद में सीसी मेंबर्स का, उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज मनोज का मारा जाना, उनके स्टेट कमेटी सदस्यों का मारा जाना, केवल हिडमा से सब कुछ हो गया हो ऐसा नहीं लगता। आप देखेंगे तो मुझे लगता है पिछले कई महीनों से इनकी जो टॉप लीडरशिप है या वो आत्मसमर्पण कर रही है या वो मारी जा रही है। अब बचे हुए कुछ नक्सलियों में से इनका सीसी मेंबर एक देव जी जो मिलिट्री कमांडर है, मिलिट्री सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज है, वो बचा हुआ है। और जो स्टेट में से जो इंचार्ज था, मुझे लगता है बड़ा लीडर जो था वो हिडमा था। ठीक है विद साहब, हमारे साथ नेशनल ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं शैलेश पांडे। सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या आरके विज जी से? वो भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, नक्सल एक्सपर्ट के तौर पर भी रिटायर्ड डीजी वो रह चुके हैं। कोई सवाल सर आपका? विज साहब, एक बड़ा सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से हिडमा वहाँ पर मारा गया, लेकिन आसपास के जो महासचिव जो लोग हैं वहाँ पे उन तेलंगाना कमेटी जो सपोर्ट मिल रहा था, तो हम क्या ये माने कि छत्तीसगढ़ में ही केवल अब नक्सलवाद बचा हुआ था, तेलंगाना कमेटी में क्या एक्टिव नहीं है? क्या वहाँ से एक्टिविटी नक्सलवाद की नहीं हो सकती अदर स्टेट में, छत्तीसगढ़ में क्योंकि लगा हुआ है? देखिए, चाहे वो तेलंगाना स्टेट कमेटी के हों, चाहे आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोन जो एओबी जिसको बोलते थे उसकी बात हो, ये सभी जो है काफी समय से सेटबैक में है। मतलब टेम्परेरी रिट्रीट में माओवादी ऑलरेडी इन स्थानों पर सेटबैक में है। उनकी लीडरशिप आपको याद होगा, कुछ माह पहले एक हरिभूषण नाम का बड़ा नक्सली मारा गया था, वो तेलंगाना का था लीडर, लेकिन वो बीजापुर के सदर्न इलाके में ज्यादा शरण जो ली हुई थी, और साउथ बस्तर के इलाकों में शरण ये लोग ले लिया करते थे। तो जहां तक एओबी की तेलंगाना की बात है, वहां ऑलरेडी सेटबैक में है। वहां रहकर देखिए, कुछ लोग छिपकर कहीं से भी गतिविधि चला सकते हैं। अभी ऐसा भी नहीं हुआ कि साउथ बस्तर पूर्णतः साफ हो गया हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट चल जाता है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी सेटबैक में आंध्र प्रदेश और आसपास उड़ीसा स्टेट कमेटी में भी सेटबैक में थे। अब तो ये जो जब अगस्त 2024 से माओवादियों ने, उनकी पोलित ब्यूरो ने दंड काटने में भी ये माना कि 2-3 साल से ऑलरेडी सेटबैक में है, अर्थात ऑलरेडी ये डिफेंसिव मोड में थे, अपने कार्डर्स को बचाने के मोड में थे, लड़ने के मूड में, या उन पे हमला हो जब एनकाउंटर हो तब है, या बहुत ही जब सुरक्षित उनको लगे कि अटैक किया जा सकता फोर्सेस पे, केवल तभी अटैक करने का इनका निर्णय हुआ था। अर्थात ये डिफेंसिव मोड में, डिफेंस मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं, सेटबैक की स्थिति में है। और जैसा आप देख रहे हैं, फोर्सेस को लगातार सफलता मिलना, फोर्सेस का लगातार आगे बढ़ना, आगे बढ़ के जो उनके मूवमेंट के एरिया थे वहां पर खुद बैठना, वहां डोमिनेट करना, उनके लिए बहुत ही सीमित इलाका बच गया जहां घूम कर सकते हैं। इसीलिए कई सीनियर और उनके सब बटालियन के दूसरे काडर, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो तेलंगाना के बॉर्डर पर हैं या उस तेलंगाना के अंदर हैं अभी, तो निश्चित ही वो अपना सुरक्षित स्थान अभी ढूंढ रहे हैं। उनको मालूम है कि वो पुलिस के साथ अभी उनको टेक ऑन नहीं कर सकते, मतलब उनके साथ पुलिस के साथ लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता जो है वो बहुत कम हो गई है। अर्थात अगर लड़ाई लड़ेंगे तो उनके एनसर्कल होकर मारे जाने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि ये बात वो समझ चुके हैं, इसीलिए वो लड़ना भी नहीं चाह रहे। केवल मिलिट्री विंग के कुछ माओवादी बचे हुए हैं जो लड़ाई जिसको जारी रखे हुए हैं, उनका या तो नुकसान होगा या उनको देर सवेर समझ होगी तो वो भी बचे हुए भी सरेंडर करेंगे। विज साहब, मेरा एक सवाल और है कि इससे पहले भी नक्सलवाद जो है अपने चरम पर था, स्टेट बन चुका था, तमाम तरह की सरकारें जो हैं वो कदम उठा रही थी, लेकिन जो एक बीच में जो हमारे लिए जो सफलता नहीं मिली, तमाम तरह के वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई, नगा बटालियन और तमाम बटालियन भी आई वहाँ पर, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई थी। अब अचानक वो पिछले 18 महीनों में तमाम जो है ऐतिहासिक सफलताएं हमको नक्सलवाद के खिलाफ मिली, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये तो एक चीज तो मैं ये बता दूं, ये अचानक नहीं हुआ है। जो सुरक्षा बलों का जो सुरक्षा संसाधन रहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको बनने में हमेशा समय लगता है। 2003 की अगर मैं बात करूं तो उस समय केवल सेंट्रल बलों की 3 बटालियन थी। जब छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ की अपनी टोटल 7 बटालियन थी, तो छत्तीसगढ़ का टोटल बल 20-22 हजार के लगभग था। आज वो बल बढ़कर 80,000 हो गया है। हमारी अपनी बटालियन 7 से बढ़कर 22 हो गई है। केंद्र बटालियन की केंद्र की बटालियन जो 2003 में थी वो बढ़कर आज 53 है, प्लस कोबरा है, प्लस दूसरे बल है। सुरक्षा बलों के जो कैंप्स हैं वो लगातार समय के साथ आगे बढ़े हैं। आपने देखा हो 2015 में पहली बार डीआरजी स्वीकृत हुआ, उससे पहले डीआरजी जिलों के बल को इकट्ठा करके बनाया करते थे। लोकल जवानों के बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर रहती है। 2015 में हुआ, उसके बाद बस्तर फाइटर बने, हमने टेलीकम्युनिकेशन को मॉडर्नाइज किया है। पहले एनालॉग सेट हुआ थे, बात सुन लिया करते थे, अब डिजिटल सेट यूज किए जाते हैं जो एनक्रिप्टेड इसमें बातचीत होती है। मोबाइल टावर लगाए गए हैं जिससे इंटेलिजेंस मिलने में सुविधा होती है। सड़कें लगातार बनी हैं ताकि उसके अंदर पुलिस का एक्सेस, मौके पर पहुंचना, इवैक्यूएट करना, ये सारा सुविधाजनक हुआ है। रात को अगर घटना हो जाए, कोई इवैक्यूएट करना है या बलों को भेजना है, नाइट लैंडिंग की जो सुविधा हेलीकॉप्टर्स की थी वो धीरे धीरे डेवलप हुई है। हमने वो दौर भी देखा है जब हेलीकॉप्टर पुलिस के पास, सुरक्षा बलों के पास नहीं हुआ करते थे। तो पांडे जी, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि ये कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। ये अब लगातार सुरक्षा बलों की जो संसाधन में वृद्धि हुई है, जो राज्य और केंद्र ने मिलकर जो लड़ाई लड़ने का प्रण ठाना था, जो संसाधनों को मजबूत किया है, ये उसका रिजल्ट है। पिछले जो 1-1.5 साल से जो अंतर आया है वो दो तीन चीजें मुख्य हैं। एक है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, मतलब जब केंद्र और राज्य की पॉलिटिकल जो विल है वो एक दिखती है, सेम पेज पर हैं, दोनों लड़ाई लड़ने में हैं। जब ऐसा होता है तो ये कोऑपरेशन की आप बात कर रहे थे, कोऑपरेशन अचानक अपने आप वो बढ़ जाता है। जब केंद्र और वो करते हैं तो बल आगे कैंप लगाने में उनको देर नहीं लगती, ऑपरेशन करने में वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारें नहीं मांगते, वो आगे बढ़ते हैं। तो जो धीरे धीरे आगे बढ़ना हुआ है, जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो पिछले तो कुल मिलाकर वित्त साहब ये एक दिन की सफलता नहीं, कुछ महीनों की सफलता नहीं, ये सफलता की जो कहानी थी काफी दिन से लिखी जा रही थी। शैलेश जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, वित्त साहब आप भी जुड़े रहिएगा।